देखो अगला चैप्टर है अपना मोशन इन ए प्लेन। दिख रहा है नहीं सही? चलो देखो प्लेन क्या होता है। देखो मोशन इन ए प्लेन मतलब एक थ्री डायमेंशनल मोशन। सही है। अब देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वेक्टर। वेक्टर्स क्या होते हैं मुझे बताओगे? वेक्टर क्या होते हैं? पढ़े हैं तुमने वेक्टर? नहीं। हाँ अभी तक केवल तुम ये जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, वेक्टर नहीं पता अभी तुम्हें। चलो वेक्टर भी बता देते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जिनमें डायरेक्शन बताओ, वो स्केलर होती हैं। सबसे पहले स्केलर स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डेफिनेशन लिखी जाए तो क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction। इनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। अगर तुमसे पूछा जाए वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, बताओ जरा वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? क्वांटिटीज which have both magnitude and direction। इनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये डेफिनेशन तुमने क्लास 9th में ही पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो। अब हम ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम वेक्टर क्वांटिटीज को ही पढ़ते हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले बताओ वेक्टर क्या होता है। देखो वेक्टर होता है जो हमें डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। सही है, डायरेक्शन और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक डिस्टेंस की, तो ये मैंने एक पॉइंट लिया ओ और ये है ए। तो हमें अगर बताना हो कि कोई भी इंसान ओ से ए की तरफ को गया है, तो अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से कर देंगे। ये एक एरो का साइन लगा दिया, इस एरो का साइन है कि ओ से ए की तरफ है इसकी डायरेक्शन। लेकिन हमें ये रिप्रेजेंट ना करके केवल लिखना हो तब हम क्या करेंगे? देखो तब हम करेंगे कि ओ ए, और ओ ए के ऊपर एक इस तरह का एरो का निशान लगा देते हैं। ये जो एरो है ये वेक्टर का साइन होता है। सही है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर हम एक एरो लगाते हैं तो उनसे हम पहचान सकते हैं कि क्या वेक्टर है। अब वेक्टर का ये जो साइन होता है ये हमको बताता है उसकी डायरेक्शन। ये साइन लगा हुआ है ओ से ए की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ओ से ए है। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -AO, तो अब इसका जो मीनिंग हो जाएगा, देखो जो माइनस का साइन बताता है ना फिजिक्स में, वो बताता है अपोजिट डायरेक्शन को। माइनस का साइन क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे अभी ये वाली टर्म हमें क्या बता रही है?
कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ए से ओ, लेकिन इसके बाहर जो साइन लगा है वो क्या बता रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ओ से ए। ये समझ में आया। अगर हमने किसी वेक्टर लगा के उसके ऊपर उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस का साइन बताता है अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, अभी कौन सी डायरेक्शन है इसमें, ए से ओ की तरफ, लेकिन इसकी डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ओ से ए। ये बताओ क्या ये समझ में आया। हम वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब देखो आगे चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, जो हमारी डायमेंशन होती है, वेक्टर किस लिए रिप्रेजेंट करे जाते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट करे जाते हैं डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर। ठीक। अब हमने, अगर हम बात करें एक्सिस की, तो कितनी एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 ही तो एक्सिस होती हैं। ये जो है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब देखो, जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर यूज होगा, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वेक्टर यूज होगा आई कैप। देखो आई बनाया और आई के ऊपर ये इस तरह का एरो लगा दिया, इसको बोलेंगे कैप, इसको बोलेंगे आई कैप। किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर एक्स एक्सिस। समझ में आया। जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं जे कैप, इसको हम बोलेंगे जे कैप। ये किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस के लिए यूज होता है के कैप। स्मॉल होते हैं तीनों, आई जे के तीनों ही स्मॉल होते हैं, इसके लिए यूज होता है के कैप, इसको हम बोलेंगे के कैप, यूज फॉर जेड एक्सिस। तो अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी हो, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये कोई भी एक वेक्टर दे देगा कि कोई एक ए वेक्टर है और वो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है हमको। पोजीशन कैसे बता रहा है, कि ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस, देखो आई कैप किसको बता रहा है, एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पर कितना चला है, 3 यूनिट। जे कैप किसको बता रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कितना चला है, 4 यूनिट। और के कैप बताता है जेड एक्सिस को, जेड एक्सिस पर कितना चला है, 5 यूनिट। अगर कोई एक वेक्टर मान लो बी दे रखा है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना है, 3 यूनिट। मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर कोई ये एक बी वेक्टर है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट ये रही, यहाँ पे मार्क कर लिया। और जे वाई एक्सिस को बता रहा है, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट है, 4 यूनिट को यहाँ मार्क कर लिया। जब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो आगे बढ़ाने पर हमको क्या मिलेगा, आगे बढ़ाने पर हमको इस वेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी। ये हमारा बी वेक्टर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। समझ में आया। यहाँ तक मुझे ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं।
यहाँ तक समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। शिवानी ने कैसे म्यूट कर रखा है? अच्छा, पंखा चल रहा है। चलो, अब देखो, हम वेक्टर्स के टाइप को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो, सबसे पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। पढ़े हैं पोलर वेक्टर क्या होते हैं? व्हाट आर पोलर वेक्टर? देखो, अगर इनकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन, द वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो लिख सकते हैं वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहलाते हैं पोलर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ए से और बी तक जाता है, ये बी, तो ये जो ए है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं? स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, ए से बी जाता है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए, बी के ऊपर एरो। अच्छा, कोई अगर बी से ए जा रहा होता तो उसे हम बी ए ऐसे लिखते, बी से ए। अच्छा, इसको और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई ए से बी जा रहा है तो इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस बी ए। क्योंकि देखो, माइनस जो साइन बता रहा है वो क्या बता रहा है? अपोजिट इन डायरेक्शन। बी से ए की तरफ, ये जो इतना मतलब है इसका, इतने का मतलब क्या है कि बी से ए की तरफ। लेकिन जो माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका उल्टा। तो बी से ए की तरफ का उल्टा क्या हो जाएगा? ए से बी। तो ये समझ में आया? देखो, पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, चलो दूसरा बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? देखो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मान लो अगर कोई एक वेक्टर ए ये है, जिसको हमने बोल दिया वेक्टर ए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बोल दिया हमने वेक्टर ए। और एक दूसरा वेक्टर बोल दिया हमने वेक्टर बी। और मैंने इन दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 3 यूनिट है, मतलब जो इनकी लेंथ है, और इसकी भी 3 यूनिट है। अच्छा, डायरेक्शन कैसी है? सेम। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हों, उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है वो बराबर है किसके? वेक्टर बी के। समझ में आया? चलो, अब अगला बात करते हैं अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर। थर्ड, OPPOSIT, अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर। देखो, अपोजिट या निगेटिव वेक्टर कौन से होते हैं?
इक्वल वेक्टर समझ में आया तुम्हें? इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? इक्वल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन जो अपोजिट या निगेटिव वेक्टर होते हैं वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनकी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट ही है। तो मैग्नीट्यूड सेम है नहीं, बट डायरेक्शन मतलब इक्वल तो होने चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, वो वेक्टर कैसे होते हैं? और कॉल्ड अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए हम क्या लगाएंगे? एक माइनस का साइन। यहां से हमें क्या मिल रहा है देखने को कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर तो है, लेकिन जो ये हमें माइनस का साइन दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। समझ में आया? या अगर फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो सिंगल नाम से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हम, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो वेक्टर है इसका नाम दे दिया हमने ए बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर। इसका नाम दे दिया हमने सी डी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी डी के ऊपर वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इसकी सी से डी की तरफ है। तो हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं कि, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, कि जो ए बी वेक्टर है वो बराबर है किसके? सी डी वेक्टर के, बट अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अरे समझ में आया ये? चलो अगला, फोर्थ नंबर का वेक्टर जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। देखो कॉन्ग्रुएंट वेक्टर कौन से होते हैं? वेक्टर विच आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। ऐसे वेक्टर जो केवल सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो। वेक्टर विच एक्ट्स ऑन सेम पॉइंट, जो केवल एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, जैसे एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो रहा हो जिनका। जैसे ये पॉइंट है मान लो, और इसी पॉइंट से एक वेक्टर ये निकल रहा है जिसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ। इसी पॉइंट से एक वेक्टर ये निकल रहा है जिसको वेक्टर बी बोल देते हैं, और इसी पॉइंट से एक वेक्टर ये निकल रहा है जिसको हम वेक्टर सी बोल देते हैं। तो ये जो ए बी सी कहलाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट वेक्टर कहलाएंगे। इनको हम कॉन्ग्रुएंट वेक्टर लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। लेकिन अगर यही वेक्टर अलग अलग होते, मान लो एक वेक्टर ये होता, ये ए वेक्टर बोल दिया, ये बी वेक्टर बोल दिया, और ये सी वेक्टर बोल दिया, तो अब क्या ये वेक्टर कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं? नहीं। तो इनको हम बोलेंगे नॉन कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। समझ में आया?
अगला। सारी डिस्प्ले गई। सारा ही खत्म हो गया। जो अभी अभी हमने पढ़ा, जो अभी अभी हमने पढ़ा वो सारा खत्म हो गया। इरेज नहीं हुआ। चलो है, मुझे लगा खत्म ही हो गया। एक मिनट रुको, लैपटॉप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। हाँ, इक्वल वेक्टर। अच्छा, इसमें केवल इक्वल वेक्टर ही सेव हुआ। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कौन सा वेक्टर पढ़ लिया था हमने? कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। चलो वहां तक तो आ गया ना समझ में। चलो आगे पढ़ेंगे हम नल या फिर जीरो वेक्टर। देखो नल, कुछ कह रहे हो आप? देखो नल या जीरो वेक्टर कौन सा होता है? देखो, कोई भी ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर पूरा ब्लैक आ रहा है। अच्छा रुको रुको रुको, अभी यहाँ से अब आगे। देखो नल या जीरो वेक्टर कौन सा होता है? ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो उस वेक्टर को हम बोलते हैं कौन सा वेक्टर? नल या फिर जीरो वेक्टर। समझ में आया? वैसे ही इससे मिलता जुलता एक और है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? यूनिट मतलब, यूनिट का मतलब होता है वन। तो हम लिख सकते हैं अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? एक हो। अब देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। मान लो कोई भी एक वेक्टर दे रखा है ए, और वो दे रखा है ए आई कैप प्लस जे के कैप प्लस सी के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तो पैरेलल वाले सिंबल के बीच में ए को लिख देंगे हम, और इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो अंडर रूट में जो भी कोफिशिएंट होंगे, जो आई का कोफिशिएंट है, जो जे का कोफिशिएंट है, और जो के का कोफिशिएंट है, इनके स्क्वायर का सम कर देंगे। इस तरह से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। जैसे अगर कोई एक ए वेक्टर दे रखा है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, पूछा गया कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी आई जे और के साथ में लिखे हैं इनका स्क्वायर करके जोड़ दो अंडर रूट के अंदर। तो थ्री का स्क्वायर करो, फोर का स्क्वायर करो, फाइव का स्क्वायर करो, कितना आएगा? थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, 25। नाइन और सिक्सटीन कितना हो गया? 25। और 25 कितना हो गया? 50। अंडर रूट 50। मैग्नीट्यूड निकालना आया। कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं? चलो, अच्छा अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, मान लो कोई भी एक यूनिट वेक्टर ए है। अगर कोई भी एक वेक्टर है ए, जैसे यही वेक्टर है ना ए, क्वेश्चन में दे दिया गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। ये एक वेक्टर है ए
इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैप लगा के करते हैं। जो नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर को तो एरो लगा के करेंगे, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैप लगा के। जैसे हमने आई कैप, जे कैप और के कैप पढ़े हैं ना, तो ये तीनों के तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, मतलब ए कैप निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। समझ में आया? ये ये फॉर्मूला होता है। जैसे यहां पे पूछा गया है फाइंड ए कैप, ए कैप बोल दो या यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो जैसे ही हम ए कैप निकालेंगे, तो ए कैप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास ये ए वेक्टर दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ए कैप निकालने का क्या तरीका होता है कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। इसको मॉडुलस हम बोलते हैं। तो ए कैप लिखो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया था, √50 आया था, ये निकाला था हमने, ये इसी की तो वैल्यू थी। तो बस ये जो हो गया ये किसका वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारे पास ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू। ये यूनिट वेक्टर हो गया। अरे समझ में आया? क्वेश्चन करो। फाइंड ए कैप इफ, जो ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया हुआ है। ए कैप फाइंड करना है। कितना आया? देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस कितना होगा इस वेक्टर का, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा √29। जब हम ए कैप निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो यहीं से जब ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसके अपॉन में रख देंगे क्या हम, √29। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। समझ में आया? चलो फिर अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें आर वेक्टर दिया हुआ है xi कैप प्लस 4j कैप। फाइंड आर कैप, आर कैप बोल दे या यूनिट वेक्टर बोल दे, बात एक ही है। ये फाइंड करना है, करो।
हो गया। सबसे पहले तो इसका मॉडुलस निकाला होगा। मॉडुलस क्या आया इसका? देखो मॉडुलस निकालने के लिए जो आई का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर, तो जो इसका मॉडुलस आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 16। अगर हम आर कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना दे रखा है? एक्स आई कैप प्लस 4 जे कैप, और इसका जो हमने मॉडुलस निकाला है वो कितना निकाला है? एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये समझ में आया? चलो अगला करो। क्वेश्चन दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 4 जे कैप, फाइंड करना है ए कैप, या फिर लिख दो यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। करो इसको। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सोल्व करो उसको अगर बाहर आ रहा है तो। देखो जब इसका मॉडुलस निकाला होगा तो मॉडुलस आ रहा होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 + 16, अंडर रूट 25, और 25 क्या होता है 5। तो जब हम ए कैप निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आएगा। ए वेक्टर क्या है? 3 i कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5। या तो हम इतना भी लिख सकते हैं या इसको और अलग करके लिख सकते हैं, 5 को दोनों के अपॉन में अलग लिख दो इस तरह से। सही है, ये हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे हमने पढ़ा था, अभी जीरो वेक्टर पढ़ा था। बताओ जरा जीरो वेक्टर क्या होता है? हाँ, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। अगर देखो इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। मान लो लेट कर लो कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, और 1 सेकेंड के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई वो भी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर लगा दो। अगर हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं हम? v - u अपॉन टी दे रखा है। v कितना है 5, u कितना है 5, t कितना है 1। तो बताओ जरा मुझे, जो a वेक्टर आया वो कितना आया? 5 - 5 0/1। ए वेक्टर कितना आ गया? जीरो। तो यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आ गया नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि ये एक जीरो वेक्टर है। समझ में आया? अगला है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं?
बताओगे कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? Two or more vectors are said to be collinear if they act along the same line. ऐसे vectors act along same line, जो सेम लाइन में लाई करते हैं। जैसे मैंने एक वेक्टर ये लिया और जिस लाइन में मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, जिस लाइन में ये है यहीं से एक दूसरा वेक्टर बी लिया, ये बी वेक्टर, और इसी लाइन में एक वेक्टर सी लिया, ये सी वेक्टर। तो ये देख रहे हो ये एक ही सीधी लाइन में आ रहे हैं या नहीं? तो ऐसे वेक्टर्स जो एक सीधी लाइन में आए या एक सिंगल लाइन में आए, उन वेक्टर्स को बोलते हैं हम क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आया? आगा आगे जो है वो है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, देखो कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही प्लेन में हो। जैसे मैंने एक प्लेन बनाया, एक प्लेन मतलब देखो ये एक्स एक्सिस बनाई और ये जेड एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, सॉरी, और ये वाई एक्सिस है। एक बार मैंने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को बनाई, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये एक प्लेन है, जब भी दो एक्सिस को एक साथ देखते हैं तो दो एक्सिस के बीच का जो एरिया रहता है उसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो, जैसे मान लो एक वेक्टर ये लिया, इसका नाम हमने रख दिया ए वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा जिसका हमने नाम रख दिया बी वेक्टर। तो ये दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो इसलिए ए और बी जो वेक्टर हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। वैसे ही इधर अगर हमने एक वेक्टर ये ले लिया ए वेक्टर, एक वेक्टर बी ले लिया, यहाँ से ये बी वेक्टर ले लिया, ये सी वेक्टर ले लिया, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर सेम प्लेन में हैं। तो ये वेक्टर्स कहलाएंगे कौन से? कोप्लेनर वेक्टर्स। चलो आगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? देखो को का मतलब एक ही जगह से, इनिशियल मतलब शुरुआत हो रही हो। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही जगह से, जिनका जो ओरिजिन पॉइंट हो वो एक ही हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल। मान लो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से एक ये वेक्टर ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट से एक ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये ए और बी जो हैं ये कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर। क्या लिख देंगे हम? वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो एक और पढ़ते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर। देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। वेक्टर्स which are perpendicular to each other। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। ये वाई एक्सिस बना देते हैं।
रहा है, ये सीधी क्यों नहीं हो रही। हाँ, ये हमने वाई एक्सिस बना दी, तो ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और अगर हमने जेड एक्सिस भी बना दी तो जेड एक्सिस कुछ इस तरीके की बनेगी। ये जेड एक्सिस जो होती है ये भी परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला होता है जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला होता है के कैप। तो ये तीनों आई कैप, जे कैप और के कैप ये होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। यहां तक कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। यूनिट वेक्टर निकालना आ गया, कैसे यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। चलो, तो आज थोड़ा थोड़ा समझ में आया वेक्टर क्या है। वेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, कल भी हम वेक्टर पढ़ेंगे। सही है, अभी एक दो दिन वेक्टर ही चलेगा, थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है ये। आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखेंगे।